आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा सरफेस केमिस्ट्री। पर सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले एक बहुत जरूरी संदेश। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पे, या तो चलना सीख जाओगे या तो मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। चॉइस इज योर्स। चलो, बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बदलते हुए ज़माने के लिए एक ऐसा चैप्टर जो सरफेस से रिलेटेड कई जानकारियां हमको देता है। इस चैप्टर में बोर्ड से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और मेंस और नीट में 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म होता है। हमारा जो टॉपिक है वो सरफेस केमिस्ट्री किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस चैप्टर की शुरुआत जो करते हैं एडजॉर्प्शन से करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो इस चैप्टर में 2 वर्ड होगा, एक होगा एब्जॉर्प्शन और एक होगा एडजॉर्प्शन। ये कोई सरफेस है, ये कोई बॉडी है, बॉडी का ये सरफेस है। ये सरफेस, आपको ये सरफेस दिख रहा होगा, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स आ चुका है। सरफेस के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स इंटर कर जाए तो ये एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन होगा। सही है। लेकिन इस सरफेस पे अगर मॉलिक्यूल्स होल्ड करता हो, सरफेस पे ही होल्ड कर जाए, अंदर ना आए, तो ये एडजॉर्प्शन है। ये क्या है? एडजॉर्प्शन। तो 2 वर्ड है, एक है एब्जॉर्प्शन और एक है एब्जॉर्प्शन। अगर कोई लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल किसी सॉलिड सरफेस से अंदर प्रवेश कर जाए तो यह है एब्जॉर्प्शन। जैसे इन लोहे के रॉड पे बहुत इजी वे में गैस के मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स मॉइस्चर इजीली अंदर प्रवेश कर जाता है, जो उसको जंग में बदलता है। तो ये एक एब्जॉर्प्शन है। लेकिन इसी मेटल रॉड पे, अगर लोहे के रॉड पे अगर हम कोई पेंट करते हैं तो ये एडजॉर्प्शन। मॉलिक्यूल सतह पे क्या करेगा? होल्ड कर कर रहेगा, वो अंदर नहीं प्रवेश करता है, सरफेस पे ही रहता है। इसलिए अगर कभी हम एक पेंट को छोड़ाकर दूसरा पेंट करना चाहें तो उस सरफेस को हटाकर फिर दूसरा लाते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर चला जाता है और एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल सरफेस के बाहर ही रहता है, सरफेस को क्रॉस नहीं करता है। इस सरफेस को, जो ये बॉडी होता है, बॉडी को हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं। जिस बॉडी पे एडजॉर्प्शन की घटना घटती है बॉडी को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। और गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड सतह पे होल्ड करता है, इसको क्या कहते हैं? एडजॉर्बेट। कुछ बच्चे भी क्लास अभी जस्ट आए हैं पीछे से, दोनों बच्चों के लिए आज हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं एड सरफेस केमिस्ट्री और हमारा पहला टॉपिक है एडजॉर्प्शन। इस चैप्टर में 2 वर्ड होंगे, एक होगा एडजॉर्प्शन और एक होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई सॉलिड सतह पे कोई लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर प्रवेश कर जाए, ये एब्जॉर्प्शन है। लेकिन गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पे होल्ड करता हो, अंदर नहीं आता हो, तो यह है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक ऐसी घटना है जिसमें कोई सॉलिड सतह पे कोई लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स लंबे समय तक होल्ड करने की क्षमता रखता है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम सबके आमने सामने पेंट। जब हम पेंट को किसी आयरन रॉड पे कर दे रहे हैं तो ये पेंट हमारे दीवारों पे करते हैं, ये लंबे समय तक सतह पे होल्ड कर रखता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि पेंट सब अंदर चला गया, पेंट अंदर नहीं जाता है। पेंट एक लेयर क्रिएट करता है बाहरी सरफेस पे। ठीक है ना? तो ये एडजॉर्प्शन है। सबको क्लियर है? एब्जॉर्प्शन इज द प्रॉपर्टी इन विच
मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैस कैन होल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब किसी लंबे समय तक गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड सतह पे होल्ड करता है तो यह है एडजॉर्प्शन। जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है इसको एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जो गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जाकर होल्ड करता है तो एडजॉर्बेट कहते हैं। आप लिखना शुरू कीजिए, आप लिखना शुरू कीजिए। आपको 3 वर्ड पे ध्यान देना है। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन आपको बताएं, ये है एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, ये है एब्जॉर्प्शन। सॉलिड सतह से अंदर प्रवेश कर चुका है गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, एब्जॉर्प्शन है ये। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स सरफेस को क्रॉस नहीं किया है, सरफेस में ही रुक जाता है। एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, जिस सतह पे एब्जॉर्प्शन की घटना घटती है, सॉलिड सरफेस को एडजॉर्बेंट कहते हैं, और लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे जाकर होल्ड करता है एडजॉर्बेट कहलाता है। तो ये पहली जानकारी है, आप आराम से इसको देखिए। क्लास के बाद इसका वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आप और फिर हो या समझ चाहे दोबारा तिबारा जितना बार देखना चाहें उतना। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। एक ऐसा चैप्टर जो आपको कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर आपके, और विश्वास दिलाते हैं हम जो इसका प्रेजेंटेशन भी करेंगे बहुत ही आसान होगा। आप सबसे उम्मीद है कि आप आराम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको कोशिश करना है जितना तेज आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार फिर से एक प्रेजेंटेशन है, एक डायग्राम जो फिर से आपको सजेस्ट करता है ये कोई सॉलिड सरफेस है, ये कोई सॉलिड सरफेस है, और ये कोई गैस का मॉलिक्यूल्स है या लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस के अंदर आ चुका है। जो मॉलिक्यूल्स होता है लिक्विड और गैस का, इसको क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट। सॉलिड सतह को क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। आपको किसी भी एग्जाम में जेई नीट में, जेई या नीट में ऐसा कोई डायग्राम देगा, ठीक है ना, और आपसे पूछेगा ये कौन सी घटना है, ये एब्जॉर्प्शन है या एडजॉर्प्शन है, तो ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ भी है। ये कौन सी घटना हो रही है, एब्जॉर्प्शन। अगर कोई लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड सरफेस में इंटर कर जाए तो ये है एब्जॉर्प्शन, ए बी। अगर सरफेस पे रुक जाए तो एडजॉर्प्शन, ए डी, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल, एक सॉलिड सरफेस है, ये ब्लैक कलर का एक कोई सॉलिड सरफेस है, और ग्रीन वाला क्या है, कोई लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल्स है। सभी मॉलिक्यूल सरफेस पे आकर क्या किया है, रुक चुका है ना, होल्ड किए हुए हैं। इन गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट, और सरफेस को क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। मेरी कोशिश है कि बार बार आपको डायग्राम बार बार दिखाए कि ये दिमाग में पूरी तरह से घुस जाए कि एडजॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स का सरफेस को क्रॉस कर जाना, इंटर कर जाना, और सरफेस पे होल्ड करना एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्बेट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होल्ड करता है। दोज गैसेस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच कैन होल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड सरफेस को क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट्स कॉल्ड एडजॉर्बेट। लिखो इसको, एडजॉर्बेट क्या होता है, अगर कोई लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड सतह पे लंबे समय तक होल्ड करने की क्षमता रखता है तब उसको हम एडजॉर्बेट बोलते हैं।
जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा हर वर्ड का मतलब आप समझते जाइए, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। आपको इन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, मेंस में, नीट में, सभी जगह है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा। गैस और लिक्विड के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी सॉलिड सतह पे लंबे समय तक होल्ड करने की क्षमता रखता है को एडजॉर्बेट कहते हैं। सबको क्लियर है और उम्मीद है कि आपको वर्ड बहुत ही अच्छे तरह से डिफाइंड होगा। अगर आप यहाँ पे बुक है, बुक के पैराग्राफ्स को, एक पैराग्राफ्स को भी देखकर प्रेजेंटेशन बहुत ही डिफिकल्ट है, समझना बहुत मुश्किल। हम छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल किए हैं और है ना पहले क्लास में सभी वर्ड्स को जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है ना तो स्पेसिफिकली समझाते हुए जाएंगे। अगला जो है टॉपिक एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट कौन होता है? जो सरफेस होता है जिसपे गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होल्ड करते हैं। द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड substance which can hold gas, yes, or liquid molecules for a long time, it's called adsorbent. किसी सॉलिड का ऐसा सतह जो किसी लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स को लंबे समय तक होल्ड करने की क्षमता रखता है, एडजॉर्बेंट कहलाता है। कई बार इन बातों को अब हम समझा चुके हैं, बिल्कुल सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किए हैं कि हर कोई आसानी से समझे। और मेन मकसद ये है कि इन वर्ड्स को एग्जाम में आप पहुंचा सके, जब एग्जाम में आए तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाए। जैसे एक लड़की अभी हम देख रहे हैं क्लास में ना, वो सिंबॉलिक डायग्राम बनाई है। जैसे ये जो पिछला था ना, आप ही ऐसा कर सकते हैं, एक सिंबॉलिक डायग्राम बना सकते थे जिसमें कोई सरफेस है और मॉलिक्यूल्स ऊपर आकर सरफेस पे रुका हुआ है। एक अच्छी आदत है कि वो डायग्राम खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है कि एडजॉर्प्शन क्या होगा। फिर से एक बार थोड़ा सा डायग्राम है, आप इस डायग्राम को फिर से देखिए। आप सभी कोई इस डायग्राम को देखिए। ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आकर रुका हुआ है, ठीक है ना। एक ये भी सरफेस है, आप देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे ये मॉलिक्यूल्स, ये सभी मॉलिक्यूल्स है ना आकर सरफेस पे रुका हुआ है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कुछ का डायरेक्शन नीचे की ओर है, सरफेस की ओर, टुवर्ड्स द सरफेस, और कुछ मॉलिक्यूल्स है ना जो इधर उधर रैंडमली भाग रहा है। जब भी कोई गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस पे होल्ड करने आता है, उसके पहले वो एक बॉम्बार्डमेंट करता है सरफेस पे। जब ये मॉलिक्यूल्स आया होगा ना, तो जैसे बारिश की बूंदे हमारे सर पे पड़ता है ना, बारिश की बूंदे मुंह पे पड़ रहा है, बारिश बहुत कस के हो रहा है तो ठक ठक पड़ रहा है, इस घटना को बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। इस तरह से ठक ठक वो मारता है। इस दरमियान कुछ मॉलिक्यूल्स आकर वहां पे रुक जाता है और कुछ है कैसे हम कोई गेंद को मारेंगे कोई सरफेस पे, तो स्ट्राइक कर कर इधर उधर डायरेक्शन में मूव करता है। फिर फाइनली वो मॉलिक्यूल्स है ना अपने वेट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फिर से आकर सरफेस पे गिर जाता है। तो स्ट्राइक अगर बहुत तेज होगा, जिनका स्ट्राइक बहुत कमजोर होगा वो आकर सीधे सरफेस पे गिर गया, और जिनका स्ट्राइक कुछ ज्यादा होता है पहले इधर उधर कूदा और फिर शांत होकर सरफेस पे आकर बैठ गया। बात समझा? पर इस सभी घटनाओं में सभी मॉलिक्यूल्स सरफेस को क्रॉस नहीं किया है। कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस पे ही होल्ड कर रहा है, कोई भी सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, जिसमें गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बॉम्बार्डमेंट का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। आगे चलकर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जब बॉम्बार्डमेंट होता है ना तो गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ड्रॉपलेट्स क्रिएट करता है। ड्रॉपलेट्स, आप कभी भी किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे या ब्लड बैंक में जाएंगे तो ब्लड भी है ना इस तरह का होता है, देखो ऐसा सिंबल बनाता है, इसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं। जो गोल्स होता है ना उसको बबल्स कहते हैं, और इस तरह का क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट्स। तो गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो गोल होता है, स्फेरिकल नेचर के होते हैं, बॉम्बार्डमेंट जो करता है ना सॉलिड सरफेस पे तो ड्रॉपलेट्स के रूप में
आप जब पानी की बूंदे पड़ते हैं ना हमारे सरफेस पे, हमारे बॉडी पे, चेहरे पे, तो हमको ऐसा लगता है वो ठक ठक कर कर मार रहा है। इस चीज को अगर हम और भी अच्छे से समझे, अगर हम हेलमेट लगाए हुए हैं और ड्राइव कर रहे हैं, बारिश तेज से आया, उस समय अगर हेलमेट को हम चेहरे पे लगा ले, आगे ग्लास को, तो उस पे जो मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहा है वाटर का, ऐसा लग रहा है ना वो ठक ठक कस के मार रहा है। घटना को बॉम्बार्डमेंट बोलते हैं। या कहीं नदी है, कोई तालाब है, या बारिश हो रहा है, रोड पर ही पानी पड़ा हुआ है, तो जब पानी की मॉलिक्यूल्स आता है ना ऊपर से, तो ऐसा लगता है कि वो उस पर बॉम्बार्डमेंट कर रहा है। नहीं तो आप थाल में पानी ले लीजिए, अब बारिश की बूंदों को उस पर गिरने दीजिए, तो ऐसा लगेगा वो ठक ठक कर कर स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक अलग वर्ड है, बॉम्बार्डमेंट करना, ठीक है ना। फिर से एक और पिक्चर आपको बार बार इस चीज को दिखाने के लिए कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन क्या होता है। ये है एडजॉर्प्शन। ये कोई सरफेस था और सभी मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के ऊपर है। इसमें मॉलिक्यूल्स सरफेस को क्रॉस कर चुका है। ये मॉलिक्यूल्स अंदर आ चुका है ना, ये भी मॉलिक्यूल्स अंदर आ चुका है, ये आने की कोशिश में है, ऑलमोस्ट उसका 75% अंदर आ चुका है। अगर एक भी मॉलिक्यूल सरफेस को क्रॉस कर गया तो यह है एब्जॉर्प्शन, और एक भी ऐसा नहीं कर पाया तो एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक होता है निगेटिव एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव। बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, आपको एकदम ध्यान से सुनना है। एग्जाम में आपको आएगा 2 नंबर में, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और निगेटिव एडजॉर्प्शन। बहुत ही आसान, पहले समझते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। जैसे साइंस कहता है कि हर सॉलिड सरफेस का अपना एक थिकनेस होता है। हर सॉलिड का अपना एक थिकनेस होता है। जैसे हमारा जो ये स्किन है, गाल का स्किन, इसकी थिकनेस कुछ और होगी। हाथों के जो स्किन है इसका थिकनेस कुछ और होगा। पैरों के जो तलाव है इसका थिकनेस कुछ और होगा, उसकी चमड़ी ज्यादा मोटी होगी। हाथ का चमड़ी कम मोटा होगा, स्किन और पतला होगा। नाक के अंदर जो स्किन है ना और पतला होता है। इस वजह से गर्मी में थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है ना तो सबसे पहले ब्लड हमारे नाक से निकल रहा है या निकलता है। यानी हमारे ही शरीर में अलग अलग थिकनेस के सरफेस हैं। हर सॉलिड सरफेस अलग अलग थिकनेस क्रिएट करता है, ठीक है ना। और तो ये सॉलिड सरफेस की थिकनेस की बात कर रहे हैं तो थिकनेस ऑफ क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। और जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड और गैस का आकर उस पर रुकता है उसके भी अपनी एक थिकनेस होती है। जैसे एक गोबर है और उसको हमको गोईठा बनाना है तो उसको हाथ में लिए और कस कर दीवार पे मारे उसको चिपकाने के लिए, तो एक गोला का थिकनेस होगा या उसकी डेंसिटी होगा, एक उसका मास होगा। एक हद तक ही हम गोईठा मतलब गोबर को दीवार पे चिपका सकते हैं। अगर मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो वो फिर नीचे गिर जाएगा। तो एक समय तक ही, एक लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन तक ही हम एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट पे होल्ड करवा सकते हैं। एडजॉर्बेट की मात्रा अगर बहुत ज्यादा होगी तो वो एडजॉर्बेंट पे ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर सकता है। कहने का मतलब एक प्रॉपर थिकनेस होती है एडजॉर्बेट का भी और एडजॉर्बेंट का भी। जब दोनों की थिकनेस एक प्रोपोर्शनल लिमिट में होती है, एक समानुपात अनुपात में होता है, तब तक ही वो एक दूसरे को होल्ड करने की क्षमता रखता है। जैसे अगर हमारे अपने घर पे दीवार पे पेंट करवा रहे हैं और पेंट की थिकनेस बहुत ज्यादा करते हैं तो वो पेंट कुछ ही समय में पपड़ी बनकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन पेंट का अनुपात हम सही रखें तो लंबे समय तक हमारे दीवारों पे अच्छे ढंग से चिपका रहेगा। मतलब लंबे समय तक दीवार पे जो पेंट है ना पपड़ी क्रिएट नहीं करेगा। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, अगर एडजॉर्बेंट
अगर एडजॉर्बेंट के थिकनेस से ज्यादा एडजॉर्बेट का थिकनेस है, अगर कोई लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स का थिकनेस सरफेस के थिकनेस से ज्यादा है तो यह है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में होता क्या है कि एक होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जो गैस और लिक्विड है ना, पूरे सरफेस को एक समान जाकर क्या करेगा, उस पे बैठेगा, होल्ड करेगा। लेकिन निगेटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है ना, सरफेस की थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है और एब्जॉर्बेट की थिकनेस कम होती है। इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे अगर एक दीवार है और मेरे पास सही अनुपात में पेंट है, मतलब एक दीवार को करने के लिए जितना पेंट चाहिए अगर वो सही मात्रा में है तो पेंट सभी जगह होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा पेंट घट गया तो हम कहते हैं लेबर को आप पानी मिलाकर पतला मार दो। तो जब हम पतला मारेंगे ना तो कहीं ब्रश का दाग दिखेगा, कहने का मतलब कहीं वो ज्यादा डार्क रखेगा, कहीं पे हल्का हो जाएगा, है ना। मतलब पेंट होमोजीनियसली सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। दिस इज निगेटिव एडजॉर्प्शन। एक है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन जिसमें पेंट की चूंकि थिकनेस बहुत अच्छी थी तो सरफेस पे बहुत अच्छा जाकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दूसरे बार में उसकी थिकनेस बहुत कम गई, सरफेस की थिकनेस ज्यादा है, सरफेस ज्यादा है और एडजॉर्बेट कम है। दिस इज कॉल्ड निगेटिव एडजॉर्प्शन। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। लिखिए पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, इफ थिकनेस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ adsorbate is higher than thickness of adsorbent, then it is called positive adsorption. किसी भी पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में एब्जॉर्बेट की थिकनेस ज्यादा होती है एडजॉर्बेंट की थिकनेस से, और इसका जस्ट उल्टा कौन होगा, निगेटिव एडजॉर्प्शन। निगेटिव एडजॉर्प्शन, when thickness या concentration of adsorbate is lower than thickness of adsorbent is called negative adsorption. अगर एब्जॉर्बेट की थिकनेस घट जाए और एडजॉर्बेंट की थिकनेस बढ़ जाए, क्योंकि वर्ड बहुत सिमिलर टाइप से मिलता जुलता है, तो आपको बताया है एडजॉर्बेट क्या होता है, जो होल्ड करता है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, और सरफेस को क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। सरफेस को एडजॉर्बेंट। साइंस के स्टूडेंट की पहली प्राथमिकता है उसकी गंभीरता, ठीक है ना। आप सभी अपनी गंभीरता को बनाकर रखिए। तब साइंस हमेशा बार बार बोलते हैं लिख कर नहीं पढ़ा जा सकता है, अच्छा सुनकर। कि जितनी बातों को हम लिखे हैं वो तो हमारा प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता अच्छा सुनना। ये लिखना एक क्या बोले, एक बस फॉर्मेलिटी है, आप समझते जाइए कंटेंट को। अब आइए एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन आपको कई बार डायग्राम से बता चुके हैं। अगर कोई लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड सरफेस को इंटर कर जाए, उसको पार कर जाए, उसके अंदर प्रवेश कर जाए, जैसे कि जंग का लगना, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब आयरन रॉड में इंटर कर जाता है ना, वही उसको जंग में बदल देता है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई अंडा होता है ना, तो ऊपर में जो उसका छिलका होता है ना, वो एक सरफेस है। किसी भी अंडे के अंदर एक लाइफ पनप रहा होता है, तो उसको बाहर से जो अंडे के छिलके पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से उसको पानी, नमी, वातावरण से वो नमी और ऑक्सीजन लेता रहता है, जिसके वजह से उस अंडे में जो भी प्राण है वो जीवित रहता है। ये एब्जॉर्प्शन है। किसी भी अंडे के अंदर है ना, एक लाइफ डेवलप कर रहा होता है, तो उसको नमी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, सरफेस से।
सरफेस से वो एब्जॉर्ब करता रहता है। हमारा स्किन वातावरण से ऑक्सीजन, जैसे स्किन है ना, वातावरण से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। उम्मीद है ये भी हो चुका होगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं। एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है, इन विच होना है। आप ऐसे, उम्मीद है कि आप सब लिख ही लिए होंगे। द प्रोसेस इन विच absorbent is homogeneously distributed inside the surface of absorbent। inside, यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? inside, अंदर आ चुका है। inside, inside the surface is called absorption। सॉरी देखिए हम, सॉरी यहाँ तो सही है, absorbent is called absorption, सही है। जब किसी absorbent की सरफेस के इनसाइड कौन आ जाए? एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स, तो इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या है? ये एब्जॉर्प्शन, ये देखो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक बार फिर से, जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा वो दो वर्ड पे डिपेंड करेगा। एक होता है फिजियोजॉर्प्शन और एक होता है केमियोजॉर्प्शन। किसी भी एग्जाम का आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की उम्मीद होगा, इस टॉपिक से होगा कि फिजियोजॉर्प्शन क्या होता है और केमियोजॉर्प्शन क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये कोई एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। कौन? ये रेड वाले एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। कोई लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। फिजियोजॉर्प्शन में क्या दिख रहा है कि सरफेस पे आकर केवल बैठ गया है, लेकिन केमियोजॉर्प्शन में ऐसा लग रहा है कि सरफेस सरफेस पूरी प्लानिंग के तहत, एक प्लानिंग के तहत, ये देखो कैप की तरह, ये देखो एक लग रहा है चेयर प्रदान किया है, एक सिस्टम क्रिएट करता है। केमियोजॉर्प्शन में सरफेस एक सिस्टम के तहत ऐसा लग रहा है कि मॉलिक्यूल्स को बैठने के लिए आमंत्रित कर रहा है, इनवाइट कर रहा है कि आओ तुम्हारे लिए हम चेयर लगा के बैठे हुए हैं। इन चेयर पे मॉलिक्यूल्स को लाकर बैठा रहा है। ये फैसिलिटी फिजियोजॉर्प्शन में नहीं है। केमियोजॉर्प्शन में सभी मॉलिक्यूल्स क्या दिख रहा है कि एक सिस्टम के तहत आकर सरफेस पे चिपक रहा है या बैठ रहा है। फिजियोजॉर्प्शन क्या है? जैसे अभी हम घर से कोचिंग के लिए आते हैं, आप सबके साथ भी होता है, इतने डस्ट वगैरह उड़ रहा है, ठीक है ना। ये डस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, जितना कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, ये अनवांटेड रूप से, आप घर जाते हैं चेहरा धोते हैं, क्यों? क्योंकि धूल धक्कर आकर हमारे चेहरे पे आकर बैठ गया है। हम क्लास में एंटर करते बहुत सारे लड़कों को देखते हैं कि आया तो पहले झाड़ उड़ कर साइकिल से उतरा तो गंदा उंदा हो गया, तो उसको झाड़ा फिर अंदर आ रहा है। ये क्यों करते हैं? ये फिजियोजॉर्प्शन हो रहा है। अलग अलग डस्ट के मॉलिक्यूल्स हमारे सरफेस पे आकर, हमारे कपड़ों पे आकर बैठा हुआ है फिजिकली। वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना लिया है कि आकर बैठा है तो अब तो हट भी नहीं करेगा। वो आकर फिजिकली, मतलब अपने आप आकर बैठ गया है, तो हम इजिली झाड़ कर हटा सकते हैं। मतलब फिजियोजॉर्प्शन में एब्जॉर्बेंट बहुत कम समय के लिए होल्ड करता है। हम उसको, जैसे हमारे दीवार पे डस्ट आकर बैठ गया, हम वैक्यूम लगाए या कोई चीज से साफ किए, वो उस पर से हट गया। ये क्या है? फिजियोजॉर्प्शन। लेकिन केमियोजॉर्प्शन क्या है? जैसे हमारे घर में जो दीवार है उस पर हम पेंट करते हैं, है ना। तो जो पेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक विशेष केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट करता है, किससे? सरफेस के साथ, और एक लंबे समय तक उस पर जाकर होल्ड करता है। दिस इज कॉल्ड केमियोजॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्बेंट फिजिकली अपने आप आकर किसी सरफेस में बैठ गया, दिस इज कॉल्ड फिजियोजॉर्प्शन। अगर हम किसी केमिकल बॉन्ड का इस्तेमाल कर कर सरफेस पे एब्जॉर्बेंट को होल्ड करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड केमियोजॉर्प्शन। जैसे ये मेरा हाथ का सरफेस है, इस पेन को यहाँ रख दिए, फिजियोजॉर्प्शन। फिजिकली कुछ नहीं किया, अपने आप यहाँ से हटा दिए, बहुत ईजी है। लेकिन
अगर इसी पेन के ऊपर हम कोई फेविक्विक लगा दे, कोई एडेसिव्स, स्ट्रॉन्ग एडेसिव्स लगा दे, ठीक है ना, और अपने हाथों पे रख दे, अब ये छुराए नहीं छूटेगा, ठीक है ना, वो लंबे समय तक होल्ड करने की कोशिश करेगा। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो हमारे हाथ का स्किन भी लेकर निकल जाएगा। हमारे पास बहुत सारे एडेसिव्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एडेसिव्स आता है। अब तो फेविक्विक सुने हैं, उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एडेसिव्स है, जैसे देखते हैं मार्बल चिपकाने वाला बहुत सारा है। तो अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग एडेसिव्स, ये केमिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि हम किस केमिकल का इस्तेमाल किए हैं। जितना स्ट्रॉन्ग केमिकल नेचर होगा एडजॉर्बेंट का, एडजॉर्प्शन की क्रिया उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड केमियोजॉर्प्शन। तो सरफेस पे गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर फिजिकली आकर बैठता है तो फिजियोजॉर्प्शन, और अगर हम किसी केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसको होल्ड करने के लिए, दिस इज कॉल्ड केमियोजॉर्प्शन, जो हम लोग का अगला टॉपिक है। और किसी भी एग्जाम में आपको आएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन। आप लिख लीजिए आज का क्लास और आज का दिन, बोर्ड में अगर आना होगा इस चैप्टर से तो यहाँ, और फिर हम आगे बताएंगे कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखिए बोर्ड में 100% राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन। एक क्वेश्चन मेंस में इसकी प्रॉपर्टीज पे अलग अलग, और एक क्वेश्चन नीट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। When molecules of absorbent is physically attached to adsorbent, then it is called physiojorption. Then it is called physiojorption. Chemiojorption. When molecules of adsorbent is chemically attached to adsorbent, then it is called chemiojorption. अगर किसी लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स फिजिकली आकर किसी सॉलिड सरफेस पे बैठता है तो यह है फिजियोजॉर्प्शन, और अगर ये केमिकली आकर अटैच्ड होता है तो यह है केमियोजॉर्प्शन। बोर्ड में जैसा कि बता रहे हैं, यहां से बोर्ड में 100% क्वेश्चन आने की उम्मीद है। एक क्वेश्चन मेंस में होगा और एक क्वेश्चन नीट में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। फिजियोजॉर्प्शन और केमियोजॉर्प्शन पे सवाल आएगा ही आएगा, इस चैप्टर का सबसे प्राइम टॉपिक। आपको कुछ डिफरेंसेस बताएंगे, आप कोशिश कीजिएगा कि प्रायोरिटी वाइज हम डाल रहे हैं, प्रायोरिटी वाइज इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आकर फिजिकली बैठता है तो इसको हटाना इजी है। यानी फिजियोजॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन केमियोजॉर्प्शन में जो आ गया वो लंबे समय तक चिपक गया, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिजियोजॉर्प्शन क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि आया और अभी हम कैसे बताया, अब आया धूल धक्कर को झाड़ दिया, हट गया, है ना। लेकिन पेंट अगर कर दिए तो क्या झाड़ने से हट जाएगा? नहीं, वो केमिकली बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, और ये पेंट की क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितने समय तक होल्ड कर सकता है। आप अगला पॉइंट लिखिए, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। केमियोजॉर्प्शन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे जैसे अगला है कि एज द अमाउंट ऑफ प्रेशर इंक्रीजेज रेट ऑफ फिजियोजॉर्प्शन इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, फिजियोजॉर्प्शन की घटना उतनी अच्छी होती है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे डस्ट है बहुत सारा, ध्यान से आप सभी के लिए, अगर यहाँ पे बहुत सारा डस्ट है, ठीक है, और डस्ट अपने समान गति से अगर वातावरण के एयर के प्रेशर में जा रहा है कहीं हमारे सरफेस पे, तो उसका रेट बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पे डस्ट है और कोई इधर फैन लगाते हैं
तो डस्ट तेजी से मेरे सरफेस पे आकर चिपकेगा, होल्ड करेगा। दीवार है, यहाँ पे डस्ट है और हम पंखा लगा दे तो बहुत तेजी से उसके प्रेशर की वजह से पंखा जो प्रेशर क्रिएट करेगा, हवा का फ्लो बढ़ाएगा, उसे डस्ट बहुत तेजी से जाकर क्या करेगा, जाकर एडजॉर्प्शन करेगा। लेकिन जब हम केमियोजॉर्प्शन करते हैं, अगर हमको किसी दीवार पे पेंट करना है तो कोई भी प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करते, हमको कोई भी जरूरत नहीं है, बस एक ब्रश लिए हाथ से नॉर्मली चला दिए, वहां पे प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। तो as the amount of pressure increases, rate of physioabsorption increases, but chemiojorption में there is no effect of pressure। आपसे पूछेगा कि chemiojorption में प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, कांस्टेंट रहता है, प्रेशर का इफेक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक बार फिर से, जैसे हमको कोई गोईठा लगाना है तो गोबर को एक अच्छे प्रेशर के साथ दीवार पे ठोकेंगे ना तो ही वो जाकर होल्ड करेगा। अगर हमारा प्रेशर बहुत कमजोर होगा तो गोबर नीचे गिर जाएगा। तो फिजियोजॉर्प्शन में प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ फिजियोजॉर्प्शन अच्छा होगा। लेकिन केमियोजॉर्प्शन में प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। ये उसका ग्राफ है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, आपको आएगा। आप पहले इस ग्राफ को समझिए। ग्राफ में क्या होगा कि फिजियोजॉर्प्शन में प्रेशर कैसे अपना रोल अदा करता है और केमियोजॉर्प्शन में कैसा करता है ये। तो हम एक ग्राफ बनाए हैं, इधर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। आप सभी कोई ध्यान से पहले देखिए, इधर लिखना बड़ी बात नहीं है, समझो। इधर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और इधर एक्स बाई एम। एक्स बाई एम क्या है? पहले यहां से एक्स बाई एम रेशियो का बहुत इस्तेमाल होगा। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन होगा। सरफेस केमिस्ट्री से ज्यादातर जो नॉलेज है ना वो फ्रेंडलिच नाम का साइंटिस्ट दिया है। सरफेस केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान किसका है? इसके थ्योरी में फ्रेंडलिच का, जो अगला हम लोग का टॉपिक होगा। तो फ्रेंडलिच है ना एक रेशियो सजेस्ट किया और इसका एक नाम दिया एक्स बाई एम रेशियो। एक्स बाई एम क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये बताता है कि एडजॉर्प्शन के दरमियान गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कितना अमाउंट में सरफेस पे जाकर होल्ड करेगा, ठीक है ना। एक्स बाई एम क्या बताता है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट विच कैन एडजॉर्ब, मतलब सरफेस पे जो जाकर रुकेगा। जैसे अभी हम बताएं यहाँ पे डस्ट है और कोई हवा का प्रेशर बढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि सब गैस जाकर या डस्ट ऊपर जाकर बैठ जाएगा। कि डेंसिटी ज्यादा होगी तो जाकर नीचे भी गिरेगा, ठीक है ना। और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो जाकर सरफेस पे होल्ड करेगा। तो जितना मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेट का सरफेस पे होल्ड करता है इसी को बोलते हैं एक्स बाई एम रेशियो। इधर पी है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जैसे यहां से प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एक्स बाई एम रेशियो भी इंक्रीज कर रहा है। सडनली हम प्रेशर को और इंक्रीज कर दिए, प्रेशर को और इंक्रीज कर दिए। जैसे सपोज करो पहले 100 पास्कल दे रहे थे, अब हम 150 पास्कल कर दिए। तो इस पॉइंट के बाद, इसका मतलब होता है, इस ग्राफ का मतलब समझिए, इस पॉइंट के बाद हम अचानक प्रेशर और चेंज कर दिए तो एक्स बाई एम रेशियो भी चेंज हुआ। फिर कुछ समय के बाद यहाँ पे हम प्रेशर सडनली और तेज कर दिए, 100 पास्कल से 150 गए। सपोज कीजिए हम 200 पे चले गए, तो 200 पे गए तो फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, प्रेशर भले चेंज कर रहे हैं लेकिन हमेशा प्रेशर और एक्स बाई एम का रेशियो कैसा है? स्ट्रेट लाइन का। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। यहां से यहां भी स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां भी स्ट्रेट लाइन, और यहां से यहां भी स्ट्रेट लाइन। इस दरमियान हम 2 बार प्रेशर को चेंज किए हैं, एक ये पिक पॉइंट लिए और एक यहां पे चेंज किया है। मतलब हम प्रेशर कितना भी चेंज करते रहे, एक्स बाई एम रेशियो उसी अनुपात में चेंज होगा। मतलब जैसे जैसे प्रेशर चेंज करते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है आप ये जानते होंगे, ये लाइन कौन सा होता है? कांस्टेंट वाई एक्सिस का।
प्रेशर तो चेंज हो रहा है, प्रेशर इधर बढ़ते जा रहा है, x/m रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर का कोई भी रिलेशन, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट x/m पे नहीं पड़ रहा है। x/m एक अमाउंट है किसी लिक्विड और गैस का जो सरफेस पे जाकर होल्ड करता है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, जल्दी से इसको लिखे। ये दोनों ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा कि फिजियो-जॉब्सन का कौन सा ग्राफ है और केमियो-जॉब्सन का कौन सा ग्राफ है। इसमें से आइडेंटिफाई करो कि फिजियो-जॉब्सन कहाँ हो रहा है और केमियो-जॉब्सन कहाँ हो रहा है। आप जल्दी से जल्दी निकालिए इसको। हाँ, हम हमेशा उस साइड, इस साइड, ये आप तो देख चुके, हम बार बार कितना लिखे, ये साइड कौन है, फिजियो-जॉब्सन का, और ये साइड कौन सा है, केमियो-जॉब्सन का। ये है फिजियो-जॉब्सन का ग्राफ और ये है केमियो-जॉब्सन का ग्राफ। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, फिर से आगे बढ़ाते हैं। अभी बताए, ये देखो, जैसे अगर हाथ पे पेन रखते हैं तो यहां पे है ना, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट एक दूसरे से टकराता है, एक लो टेम्परेचर प्रोसेस है। जब भी कोई टकराता है ना, जब भी कोई टकराता है तो हीट रिलीज होता है, ये बहुत, और ये जितना कस के टकराहट होगा, जितना बॉन्डिंग मजबूत होगा, हीट उतना ज्यादा रिलीज होगा। जब भी एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट से होल्ड करता है या टकराता है, कभी बताएं, ये बॉम्बार्डमेंट करता है, अंदर में जब आता है ना तो अचानक आकर बैठ नहीं जाता है, वो आता है बॉम्बार्डमेंट करते हुए बैठता है। इस समय क्या होगा, थैल्पी रिलीज होगा। तो ये एक लो टेम्परेचर प्रोसेस है और ये एक हाई टेम्परेचर, चूंकि ये केमिकल बॉन्ड बनाता है, बहुत तगड़ा अटैचमेंट बनाएगा। जब हमारे घर वगैरह में पेंट होता है ना तो देखते हैं कि वहां पे गर्मी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि गैस का इमिशन एक तो होता ही होता है, और एंथैल्पी काफी, टेम्परेचर काफी एंथैल्पी इमिट करता है। तो ये लो टेम्परेचर प्रोसेस है और ये हाई टेम्परेचर प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे जो इंथैल्पी रिलीज होती है किसी भी फिजियो-जॉब्सन के दरमियान, किसी भी फिजियो-जॉब्सन के दरमियान जो इंथैल्पी रिलीज होती है वो 20 से 40 किलो जूल का होता है, लेकिन केमियो-जॉब्सन में 80 से 240 किलो जूल एनर्जी निकलती है। किसी भी फिजियो-जॉब्सन के दरमियान, ये सब डाटा आपको याद रखना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सभी अलग अलग क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ये अलग अलग क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि किस प्रोसेस में टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर प्रोसेस कौन होता है, फिजियो-जॉब्सन, और हाई टेम्परेचर प्रोसेस कौन होता है, केमियो-जॉब्सन। फिजियो-जॉब्सन के दरमियान 20 से 40 किलो जूल एनर्जी लिबरेट होता है, मिनिमम 20 जूल एनर्जी तो निकलेगा ही, और मैक्सिमम केमियो-जॉब्सन में 20 से 240 किलो एनर्जी ट्रांसफर होता है। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पर मोल भी, किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे किलो जूल पर, मतलब आप ऐसा समझिए कि जब कभी भी कोई लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल्स, जब कभी भी किसी लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड सतह पे आकर एक मोल कोई वाटर का या कोई गैस का मॉलिक्यूल सरफेस पे आता है तो 20 जूल तो हमको मिलेगा ही। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जानते हैं किसमें, सेना करती है हमारी। तो हमारा हथियार होता है ना, अगर कोई सैनिक है और उसको लंबे समय तक युद्ध के दरमियान अगर ऐसे समय में उसको रात बिताना है जहां अंधेरा हो, कोई मिशन पे है और उसको अपने आप को सरवाइव रखने के लिए, जैसे अब वो भी आदमी रात में अगर कहीं रुका हुआ है किसी एक ही पोजीशन पे,
उसको कुछ खाना है, कुछ करना है, तो उसको लाइट की जरूरत होती है। तो उसके जो गन होते हैं ना, उसी में एक चार्जिंग ऑप्शन दिया रहता है, और चार्जिंग ऑप्शन जानते हो क्या कहते हैं? कोरोजन फ्यूल। कोरोजन फ्यूल। जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स हमारे आयरन रॉड पे जाएगा, अभी क्या बताएं कि वो जाकर उस पर होल्ड करता है, तो 20 से 40 किलो जूल एनर्जी एक मॉलिक्यूल्स। तो वाटर और गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, अगर एक मॉलिक्यूल जाता है तो 20 से 40 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो वहां पे कोरोजन एक पॉइंट दे दिया जाता है कि लगातार वहां पे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स वो अपने आप आता रहेगा, और वहां पे वो एनर्जी क्रिएट करेगा। उस केमिकल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन केस अगर कोई जवान है, कोई मिशन के दरमियान फंस गया, और अगला 1-2 दिन उसी पोजीशन में उसको बिताना है, ठीक है ना, और उसको एनर्जी की जरूरत है, रात है, लाइट की जरूरत है, तो वो एक छोटा सा बल्ब रखेगा और अपने गन से उसको चार्ज करेगा, उसको चार्जिंग पॉइंट के तौर पे। वो बोलते हैं कोरोजन फ्यूल। सही है, ये हो गया होगा, उम्मीद है सबका, सब लिख लिए। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको बता दिए फिजियो जॉर्सन और केमियो जॉर्सन में, लेकिन एग्जाम में उम्मीद है कि आप मात्र 4 अच्छे पॉइंट्स को लिखिएगा, ठीक है ना। और बहुत सारी जानकारियां जो अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। एक बार फिर से आगे बढ़ने के पहले फिर से फिजियो जॉर्सन और केमियो जॉर्सन को ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिखा रहा है। फिजियो जॉर्सन में क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल सरफेस पे बस आकर होल्ड कर रहा है, लेकिन ये देखो बार बार एक सुटेबल प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ पे देखो सुटेबल प्लेटफॉर्म दे रहा है, सभी आकर केमिकली अटैच्ड है, ये सिंगली आकर अटैच्ड है। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स है ना, ज्वाइंट होकर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलैप्स कर और सरफेस पे जाकर होल्ड कर रहा है। यानी मॉलिक्यूल सरफेस पे सिंगली भी अटैच्ड हो सकता है केमिकली, और मल्टीपल चॉइसेस भी होता है, ठीक है। फिजियो जॉर्सन और केमियो जॉर्सन में एक बात और आप लिख सकते हैं अगर पॉइंट बढ़ाना चाहें तो। ये पॉइंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप सुन लीजिए। जब फिजियो जॉर्सन होता है तो वो एक मल्टी लेयर प्रोसेस है, लेकिन केमियो जॉर्सन सिंगल लेयर प्रोसेस। जैसे हम जब किसी सरफेस पे कोटिंग करते हैं, जैसे कोई लोहे का सरफेस है और उसमें हमको स्टेनलेस स्टील चढ़ाना है, तो एक बार उसके सरफेस पे स्टेनलेस स्टील जाएगा और केमिकली जाकर अटैच्ड हो जाता है, ठीक है ना, एक ही बार हम लेयर डाल दिए। लेकिन जैसे ये दीवार है, अगर इसकी सफाई नहीं हो रही है तो पर डे इसमें धूल धक्कर जाकर बैठ रहा होगा, और वो कई लेयर्स इस पे क्रिएट कर रहा होगा। फिजियो जॉर्सन एक मल्टी लेयर प्रोसेस, लेकिन केमियो जॉर्सन सिंगल लेयर प्रोसेस है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है और एब्जॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है। जिस वर्ड में बार जुड़, बार किसका यूनिट है? प्रेशर का, एक लैटिन वर्ड है बार, ठीक है ना, वहां प्रेशर जरूर आएगा। और जहां कहीं भी थर्म आ गया, थर्म टेम्परेचर, एडियाबेटिक मतलब हीट, आइसोबार मतलब, या बार मतलब प्रेशर, अकोरिक मतलब प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक कांस्टेंट हीट, आइसोबार कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? एक्स बाई एम वर्सेस टी ग्राफ को क्या बोलते हैं? एक्स बाई एम वर्सेस टी ग्राफ को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एक्स बाई एम वर्सेस टी ग्राफ इज नोन एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आपको एग्जाम में पहचानना होगा कि इसमें एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ कौन है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स बाई एम चेंज कर रहा है। जैसे जब एब्जॉर्प्शन होता रहेगा तो टेम्परेचर बहुत तेजी से रिलीज हो रहा होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन जैसे जैसे कंप्लीट हो गया, हीट रिलीज, देखो टेम्परेचर, टी मतलब टेम्परेचर, एक्स बाई एम क्या है? अमाउंट ऑफ
adsorbate which can hold on the surface of adsorbent। ऐसा एक टॉपिक था, इसको भी ऐड कीजिए जल्दी सा। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? हाँ, एब्जॉर्प्शन आइसोबार। एब्जॉर्प्शन आइसोबार तो भी हम दो ग्राफ प्रेशर का देखे थे, उसमें से हम एक का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। अगर कोई भी ग्राफ हो, ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ है किसका है? केमियो जॉब्सन का है। आप फिजियो जॉब्सन का भी, तो हम दोनों ग्राफ दिए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ग्राफ x/m वर्सेस p का हो, अगर कोई ग्राफ x/m वर्सेस p का हो, तो कहते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोबार। आपके सामने यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो किसका है? केमियो जॉब्सन का। अब जो चाहे वो दे सकते हैं। थोड़ा सा सजेस्ट करना था ग्राफ, ये आपके चॉइस पे है और एग्जाम पे डिपेंड करेगा। आपको दोनों ग्राफ अभी जस्ट बताए हैं, अब अलग से क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, मेंस में आएगा, नीट में आएगा। एब्जॉर्प्शन आइसोबार x/m वर्सेस p, x/m वर्सेस t, x/m वर्सेस v, कुछ भी ऑप्शन जोड़ दिया। आपको देखना है x/m वर्सेस p। अब हम आ चुके हैं उस टॉपिक पे जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट होगा, फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन। ठीक है ना, चैप्टर का दूसरा सबसे दमदार टॉपिक। एक तो अभी होगा जो फिजियो जॉब्सन और केमियो जॉब्सन से लगातार क्वेश्चन आएगा, और अगला फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन। फ्रेंडलिच जो साइंटिस्ट सरफेस से रिलेटेड कई जानकारियां दुनिया को दिया है। उम्मीद करते हैं आप सब सबसे ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है यहाँ पे। फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? फ्रेंडलिच नाम का साइंटिस्ट है जो बताता है कि किस रेट से एब्जॉर्बेट सरफेस पे जाकर होल्ड करेगा। ठीक है ना, तो अभी हम देखे हैं ना कि प्रेशर और टेम्परेचर दो अलग अलग रोल्स अदा करता है एब्जॉर्प्शन के। तो फ्रेंडलिच का रिलेशन किसके साथ है? प्रेशर के साथ। उन्होंने प्रेशर और अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या बनाया? एक रिलेशन बनाया जिसको बोलते हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच, rate of absorption on the surface of solid follows following relation। if amount of absorbate x/m है और प्रेशर कितना है? p है। जल्दी सा, according to Freundlich, rate of absorption on the surface of solid follows following relation। if amount of absorbate is x/m and p is the pressure, p क्या है? प्रेशर है। तो ये कैसे इक्वेशन को फॉलो करेगा? फ्रेंडलिच एक रिलेशन डेवलप करता है x/m और p के बीच में। एक बार फिर से आप सभी से उम्मीद होगा कि यहाँ तक जो भी पढ़ा है आप तक पहुँचा होगा। अगर आप एक दो बार भी देख लेते हैं इस चैप्टर को, तो किसी भी एग्जाम में हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन छूट जाए। ये एक ऐसा चैप्टर है, अभी इनऑर्गेनिक का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12th में चल रहा है वो ऐसा टॉपिक है कि अगर बच्चा एक बार ईमानदारी से देख लेना तो हो ही नहीं सकता कि छूटे। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब में है ना कि आप क्वेश्चन कर पाए तो अच्छी बात है, पर गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये सब आपको गलती नहीं कराएगा। अब फ्रेंडलिच कहता है x/m जो है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? p⁴ और n हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहां से ये सभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन में n हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। x/m प्रोपोर्शनल टू p1/n। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, x/m इक्वल टू k p1/n, और n हमेशा ग्रेटर देन 1 रखना है आपको। इसको क्या कहते हैं? फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन। अब हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि अगर कोई पावर
अगर कोई पावर होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन और डेसिमल में है, तो हमको लॉग लेना पड़ेगा। सपोज सपोज यहां प्रेशर 100 पास्कल है और 1/n, n मेरा कितना है 8, तो 100 का पावर 1/8 निकालते रहो, रोते मर जाएगा, है ना, निकल पाएगा। अगर 100 का पावर सपोज करो 239 है, ताव बर्बाद हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो कभी भी पावर अगर डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है तो मैथमेटिक्स कहता है कि लॉग ले लो भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा, बिना लॉग लिए कोई उपाय नहीं है। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंडलिच आइसोथर्म का। ये इक्वेशन तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि हम लॉग नहीं लेते हैं। तो जब हम लॉग लेंगे तो टेक लॉग बोथ साइड, लॉग लो, लॉग x बाई एम बेस ई, और लॉग इधर ले लिए के पी 1/n, दोनों तरफ हमको लॉग लेना होगा। कोई पूछे कि भाई लॉग का काहे जरूरत पड़ गया, क्योंकि फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन में जो पावर है वो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन और डेसिमल का पावर हमको कैलकुलेट करने के लिए अगर इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमसे होगा ही नहीं। जब भी फ्रैक्शन और डेसिमल पावर में आ जाए तो हमेशा याद रखना है कि आपको लॉग के पास जाना है। और फिर से ये चैप्टर फ्रेंडलिच आइसोथर्म सजेस्ट कर रहा है कि किसी भी एग्जाम में जाने के पहले लॉग एंटी लॉग को देख कर जाना, नहीं तो बर्बादी निश्चित है। लॉग और एंटी लॉग निकालना हर साइंस के स्टूडेंट को बहुत जरूरी है, उसको आना चाहिए। दोनों का वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप भूल गए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जितना मन करे देखते रहिए, लेकिन लॉग और एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। अब दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लॉग x बाई एम लॉग के पी 1/n, तो लॉग a प्लस बी क्या होता है, लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b। तो लॉग x बाई एम बेस इक्वल टू लॉग k बेस ई, ये a है तो ये b है, प्लस लॉग p 1/n। फिर लॉग x टू द पावर n क्या होता है, n लॉग x, तो लॉग x बाई एम बेस इक्वल टू लॉग k 1/n, आ गया लॉग p बेस e, है ना। ये तैयार हो चुका है फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन। इसको सजा दिए, लॉग x बाई एम 1/n लॉग n बाई n लॉग p को आगे लिए और लॉग k को पीछे कर दिए। ये जो इक्वेशन है सजेस्ट कर रहा है कि ये y है, ये अगर m है, ये x है, तो ये c है। यानी फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन फॉलोज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। किसी भी फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन में हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करते हैं, मतलब जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा x बाई एम रेशियो चेंज होगा। ये y है, ये m है, ये x है और ये c। तो ये भी फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन है, और जो अभी पहले दिए थे वो भी फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन है, पर वो एक सिंबॉलिक इक्वेशन है, उससे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। क्वेश्चन किससे बनेगा, इससे। जब तक हम लॉग नहीं लेंगे ना तो हमारा काम नहीं होने वाला था। अब पूरा इक्वेशन तैयार है, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। किसी भी एग्जाम का सबसे हिट टॉपिक ये इक्वेशन याद रखिएगा, और अब इसका डायग्राम बनाना कि राइट द या चूज द, किसी एग्जाम में आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन का ग्राफ कौन है, और बोर्ड में आएगा राइट द सुटेबल डायग्राम फॉर फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन। किसी भी फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन का सुटेबल डायग्राम क्या होगा। आज के क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, उम्मीद करते हैं आप सभी ध्यान से अगले टॉपिक को देखेंगे, मतलब ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ आपको याद रखना है और सभी फैक्टर। आपसे पूछेगा फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन में y फैक्टर कितने के बराबर होता है, log x बाई m। m फैक्टर स्लोप कितना होता है, किसी भी फ्रेंडलिच इक्वेशन में स्लोप कितना होता है 1/n। x फैक्टर कितने के बराबर होता है, log p बेस e। इंटरसेप्ट कितना होता है, c को क्या कहते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना होता है log k बेस e। और अगले क्लास में सभी से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, क्लास शुरू करने के पहले। बहुत पीटेंगे तुम लोग को अगर
जवाब नहीं मिलता है तो ये देखो, यही इक्वेशन था, ये क्या हो गया y, ये m, x और ये c। मेरा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और कुछ इंटरसेप्ट रखे हुए हैं, तो हम ओरिजिन से तो पास नहीं करा सकते, कुछ इंटरसेप्ट है ना, पॉजिटिव है, तो ग्राफ को, कुछ लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा जो कुछ इंटरसेप्ट रखेगा। तो y कितने के बराबर है, log x बाई एम, x कितने के बराबर है, log p बेसी, स्लोप कितना है, ये स्लोप होता है 1 बाई एम, एन कितना हो गया 1 बाई एम, और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना हो गया log k बेस e। इंटरसेप्ट समझते होंगे आप, कैसे समझते हो ना, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये इंटरसेप्ट रखे हुए ना। ये ग्राफ को दिलो दिमाग में बैठा लो, और किसी भी फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन में, किसी भी फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है, हम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को ध्यान से समझ में नहीं आ रहा हो, पर अच्छे से ठीक है। ये हमारा स्लोप हो गया, और इसको क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, ये c हो गया, कितने के बराबर है, log k एस। है सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ आपको दिमाग में बैठाना है, किसी भी एग्जाम में आएगा, इसमें से चूज करो कि कौन सा सही ग्राफ है फ्रेंडलिच आइसोथर्म का। 3 ग्राफ आज आपको बताए हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोबार, और यह है फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन का ग्राफ। ये बताता है कि प्रेशर के बदलने से x बाई एम रेशियो चेंज होता है, जिस अनुपात में हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में x बाई एम रेशियो भी चेंज हो। सालों से आ रहा है, एक कंडीशन पे आ रहा है। ये फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो सिंपल किसी बोर्ड में आएगा, बोर्ड में डिराइव द फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन भी आता है, तो लास्ट हम ये इक्वेशन डिराइव किया ना लॉग लेकर, ये बोर्ड में पूछता है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ये कहाँ आएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चूंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, तो बार बार क्वेश्चन अराइज करते रहता है कि वाई फैक्टर क्या है, तो एक्स फैक्टर क्या है, वगैरह वगैरह, इंटरसेप्ट कितना होता है। अब पिछले कुछ सालों में एक और क्वेश्चन है जो इसके कंडीशन पे आ रहा है, वो है ये लिखे, क्योंकि अभी बताए जैसे फिजियोजॉर्प्शन हो रहा है, तो फिजियोजॉर्प्शन अगर नॉर्मली हो रहा है, कोई डस्ट अपने आप आकर मेरे सरफेस पे आ रहा है, तो हवा के प्रेशर की वजह से आ रहा होगा, वो प्रेशर बहुत कम हो सकता है। हो सकता है कि बहुत आज आंधी तूफान आ गया, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा होगा हवा का, तो रेट ऑफ फिजियोजॉर्प्शन बढ़ चुका। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो 2 बातों पे डिपेंड करेगा, लो प्रेशर पे और लो प्रेशर पे। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। 1 बाई एन कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। ये फ्रेंडलिच बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं। फ्रेंडलिच कहता है कि लो प्रेशर पे 1 बाई एन का रेशियो कितने के बराबर होता है, 1। तो x बाई एम इक्वल टू केपी 1 बाई एन। तो ये अगर 1 हो गया, ये अगर 1 हो गया, तो मेरा x बाई एम कितने के बराबर होगा, केपी के बराबर। हाई प्रेशर पे लो प्रेशर पे 1 बाई एन का वैल्यू 1, और हाई प्रेशर पे 1 बाई एन का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ P के पावर 1 बाई एन 0 होगा, किसी भी चीज का पावर 0, तो क्या हो जाता है 1, यानी x बाई एम कितना हो जाएगा, k। ये सब डाटा आपको याद रखना है, यहां से 4 बातें आपको पूछा जाएगा। लो प्रेशर पे किसी भी फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन में n ग्रेटर देन 1, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। किसी भी फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन में 1 बाई एन, लो प्रेशर पे कितना होता है 1, हाई प्रेशर पे कितना होता है 0। लो प्रेशर पे x बाई एम वैल्यू कितना होता है, देखना केपी, और हाई प्रेशर पे x बाई एम का वैल्यू कितना होता है k।
यानी जो k का x/m होगा वो कहां से कहां जाएगा, मिनिमम k और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, kp। तो यहां से 5 इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है। उम्मीद है सभी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। एक बार चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको फिर से दोहराते हैं कहां कहां से क्वेश्चन आने वाला है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन, सबसे पहला यहां से सवाल होगा। फ्रेंडलिच आइसोथर्म x/m प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, p⁴ और n ग्रेटर देन। इस इक्वेशन को फिर फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन क्या है, x/m = k p1/n, n ग्रेटर देन 1। एक ये सवाल होगा। दूसरा इसको डिराइव करना, तो आप लॉग ले लीजिएगा दोनों तरफ, बहुत अच्छा आपको जानकारी बताया है लॉग का। ये फाइनली जो इक्वेशन आया ये लॉग के क्रम में है फ्रेंडलिच, ठीक है। ये इक्वेशन डिराइव कैसे हुआ और ये पूरा इक्वेशन याद रहना चाहिए। अगला सवाल इसके ग्राफ पे, सभी फैक्टर पे कि फ्रेंडलिच इक्वेशन में y फैक्टर कितना होता है, m फैक्टर कितना होता है, x फैक्टर कितना होता है, इंटरसेप्ट कितना होता है, ये याद होना चाहिए, है ना। अगर इन केस आप भूल गए कि इंटरसेप्ट कितना है वगैरह वगैरह, आप फटाक सा x/m = kp1/n लिखिए, जल्दी जल्दी लॉग लीजिए, अब फटाफट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। डायग्राम या ग्राफ आपको तो बचपन से पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन का कैसा होता है। ये पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। 1/n लो प्रेशर पे कितना है, 1, इसलिए x/m का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, kp के बराबर। हाई प्रेशर पे 1/n का वैल्यू कितना होता है, 0, तो x/m कितने के बराबर होगा, k। x/m कहां से कहां जा सकता है, x/m फिर से क्या है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट। कोई एब्जॉर्बेट मिनिमम किसी सरफेस पे कितना होल्ड कर सकता है और मैक्सिमम कितना, एक परमिसिबल लिमिट तक ही कोई लिक्विड और गैस किसी सरफेस पे होल्ड कर सकता है। लिमिट से ज्यादा कर दिया ना तो वो होल्ड नहीं करता है। दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। उम्मीद है आप सबको क्लास समझ में आया होगा, आप सभी को क्लास समझ में आया होगा, इसकी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।